पाकिस्तान का आतंकी चेहरा फिर एक बार बेनकाब हुआ है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एक आतंकी को जिंदा पकड़ लिया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला यह आतंकी महज 19 साल का है, लेकिन इसने अपने आतंकी दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐसी साजिश रची थी जिसमें कई लोगों की जान जा सकती थी। क्या था यह आतंकी प्लान? आइए देखते हैं। पिस्टल भी इसमें है, कुछ कटर्स हैं, वायर कटर्स, ग्रेनेड भी काफी सारे हैं, कुछ मेड इन चाइना ग्रेनेड्स हैं। AK-47 राइफल, कारतूस, ग्रेनेड, पिस्तौल, दवाइयां, बैटरी, गर्म कपड़े, दस्ताने। मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद ने अपने गुर्गों को इन तमाम चीजों से लैस किया और भारत में घुसपैठ करने का हुक्म दिया। कश्मीर में खूनी जिहाद के लिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लॉन्च पैड से 6 आतंकी अपने आका के हुक्म की तामील करने के लिए निकल पड़े। ये आतंकी उरी सेक्टर के दूसरी ओर स्थित केला कठा के घने जंगलों से होते हुए भारतीय सीमा में दाखिल भी हो गए। दरअसल लश्कर तैयबा के इन 6 आतंकियों को पीओके में ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग के बाद इन आतंकियों को उनके घर भेज दिया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद इन्हें दोबारा बुलाया गया और कश्मीर में आतंकी हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई। Admitted that he is a member of Lashkar-e-Taiba. He was trained by that outfit, and giving details of his training, he has revealed that he underwent a 3 weeks course in 2019 at Khyber camp, Gadi Habibullah, Muzaffarabad. That's the location of his training camp that he has revealed. Subsequently, after training, he was sent home, and thereafter he was recalled for some important task this year. भारतीय सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए ये आतंकी बड़ा हमला करने की फिराक में थे। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सेना पर निशाना बनाने का प्लान बनाकर आए थे, लेकिन हाफिज के हत्यारों की आतंकी साजिश नाकाम हो गई। भारतीय सेना ने 18 सितंबर को ऑपरेशन बलवान शुरू किया। 300 जवान पाकिस्तान से घुसपैठ कर भारतीय सीमा में दाखिल हुए शैतानों की तलाश में जुट गए। अतिरिक्त जवान भेजे गए और पूरे इलाके में तलाशी अभियान की शुरुआत कर दी गई। चूंकि उरी सेक्टर के दूसरी ओर घने जंगल हैं, लिहाजा आतंकियों को ढूंढ निकालना आसान नहीं था, लेकिन सेना के जवानों ने एक के बाद एक 5 आतंकियों को खोज निकाला और उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया गया। This infiltration attempt was made in the area of Salamabad Nala. This is the same area through which we have had a history of infiltration in 2016. That is when a suicide attack at Uri garrison took place. It is also revealed that this infiltration group was supported from the Pakistani side by 3 porters who had come till the line of control along with supplies. The Pakistani post opposite this area is the Jabari post. Now, movement of such large group of people cannot take place without active complicity of the Pakistan army deployed on the other side. सब कुछ सेना के प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन अब भी हाफिज सईद का एक आतंकी पहुंच से बाहर था। सेना जंगलों की खाक छानती रही और आखिरकार उसे दबोच लिया गया। गौर से देखिए, अली बाबर नाम का यही वो आतंकी है जिसे सेना ने जिंदा पकड़ा है। महज 19 साल का यह आतंकी पाकिस्तान की काली करतूतों की गवाही दे रहा है। तो आपको बता दें कि अली बाबर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ओकारा का रहने वाला है। 7वीं तक पढ़ाई करने के बाद ये कट्टरपंथियों के संपर्क में आया और आतंक का दामन थाम लिया। अली बाबर ने खुद स्वीकार किया है कि वो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है।
अली बाबर को लश्कर ने इसी साल अप्रैल में आतंक का रिफ्रेशर कोर्स कराया, जिसके बाद उसे पंजाब प्रांत के कहूटा भेज दिया गया। कहूटा में अली बाबर 4 महीने तक रहा, जहां उसे जीपीएस, मैट्रिक्स शीट और तकनीकी जानकारियां दी गईं। फिर 16 सितंबर को 6 आतंकियों के साथ इसे भारत में घुसपैठ के लिए भेजा गया। अली बाबर 18 सितंबर को केला कठा के घने जंगलों से होते हुए भारतीय सीमा में दाखिल हुआ। वो और उसका साथी कारी अनस छिपे रहे, लेकिन 26 सितंबर को कारी अनस के मारे जाने के बाद अली बाबर ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया। गौर से देखिए ये नक्शा। नक्शे में दिख रहे इसी रास्ते से होते हुए हाफिज का गुर्गा अली बाबर अपने आतंकी दोस्तों के साथ भारत में दाखिल हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वो अपने आका के फरमान के मुताबिक खून खराबा कर पाता, भारतीय सेना ने उसे दबोच लिया। ये है आपका वो एरिया जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है। जिस तरीके से यहाँ पे फौज ने इंफॉर्मेशन दी है, ये जबरी का एरिया है और ये चुरानी का एरिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा एलओसी का सेक्टर है और हम जहाँ पे हैं वो ये सेक्टर है, जैसे लिखा है यू आर हियर। तो ये पूरा एलओसी का एरिया है, पूरा उड़ी का एरिया है। और पूरी तरह से आर्मी ने जो इंफॉर्मेशन दी, कहा कि यहाँ से एलसी क्रॉस करनी चाहिए थी। एक बड़े ग्रुप ने जो वापस गया, लेकिन पहले जो है जो ग्रुप यहाँ पे आया था वो तकरीबन 5 मिलिटेंटों का था। कुल मिला के जब एक पकड़ा गया तो 6 मिलिटेंट टोटल थे, उसमें से 5 मिलिटेंट मारे गए। 7 AK-47 राइफल्स जो हैं वो रिकवर की गई हैं। मैं यहां से आपको दिखाना चाहूंगा, ये पूरा एलओसी का एरिया। आपको मालूम है कि जब 2016 में अटैक हुआ था वो यही एरिया था और यहां से वो मिलिटेंटों ने घुसपैठ की थी। भारतीय सेना ने पिछले 10 दिनों में 7 आतंकियों को ढेर किया है। सेना ने घुसपैठ की 3 साजिशों को नाकाम किया है, जबकि इस दौरान सेना ने 7 AK-47 राइफल, 80 ग्रेनेड और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। रक्षा जानकारों की माने तो बहुत मुमकिन है कि 18 सितंबर 2016 की ही तरह आतंकियों का प्लान उरी में सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का हो। फर्क बस इतना है कि तब मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने कायराना हमला किया था और इस बार हाफिज के लश्कर ए तैयबा को हमलों की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने इस बात का अंदाज़ा लगाया होगा या वो ये इस तरह की प्लानिंग में होंगे कि क्योंकि 5 साल पहले उड़ी पे इस तरह की अटैक किया था, तो उसकी एनिवर्सरी पे या इस तरह की कोई वारदात करें या किसी आर्मी यूनिट को या किसी कॉन्वॉय को वो निशाना बनाएं, जिससे उन्हें थोड़ी बहुत पब्लिसिटी मिले और उनके जो आका बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में वो उनको शाबाशी दें और उनकी जो एक गैर जिम्मेदाराना जो अटेंशन उनको मिल रही है उससे उनको निजात मिले। पाकिस्तान की सरकार, वहां की खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तान की सेना और उसके इशारे पर काम करने वाले आतंकी संगठन भारतीय सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए हुए हैं। वो हमलों को अंजाम देकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के साथ पस्त हो चुके आतंकियों में जोश भरना चाहते हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि भारतीय सेना का ऑपरेशन ऑल आउट अभी खत्म नहीं हुआ है और खूनी साजिश की गठरी बांधे भारत में दाखिल होने का मतलब है मौत को न्योता देना। जो कभी न सुधरे वो पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान के DNA में ही आतंक है। वहां की सरकार, सेना, खुफिया एजेंसी ISI आतंकियों की पैरोकारी से बाज नहीं आ सकते। लेकिन अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अब भी 12 आतंकी संगठन सक्रिय हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इन आतंकी संगठनों के टारगेट पर भारत और अफगानिस्तान के अलावा कई और मुल्क भी हैं। संयुक्त राष्ट्र में तालिबान का समर्थन करने की अपील करने वाले इमरान खान, पूरी दुनिया के सामने आतंकियों को मुजाहिदीन का दर्जा देने वाले इमरान खान, कश्मीर के मुद्दे पर
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले इमरान खान एक बार फिर अपना आतंकी चोला पहने नजर आ रहे हैं। एक बार फिर साबित हो गया है कि इमरान खान के मुंह पर शांति और बगल में आतंकी है। आतंकवाद पर सीआरएस यानी स्वतंत्र कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस के मुताबिक अब अमेरिका भी मान चुका है कि पाकिस्तान ने कभी आतंकवाद पर रोक लगाने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को खाद पानी देकर उसे इतना मजबूत बना दिया कि अब पूरी दुनिया दहशतगर्दों के निशाने पर है। सीआरएस यानी स्वतंत्र कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान कई सशस्त्र और आतंकी समूहों का पनाहगाह बना हुआ है। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ पाकिस्तान में साल 1980 से मौजूद है। ये आतंकी समूह अफगानिस्तान और कश्मीर के साथ दुनिया के दूसरे मुल्कों में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद समेत 12 आतंकी संगठन पाकिस्तान में सक्रिय हैं और खतरे का सबब बने हुए हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने क्या गुल खिलाए, ये तो पूरी दुनिया देख और समझ रही है। लेकिन कश्मीर में भी पाकिस्तान का आतंकियों के दम पर छेड़ा गया छद्म युद्ध थमा नहीं है। भारतीय सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए आतंकी भारत में हमलों को अंजाम देने का प्लान बना रहे हैं। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक त्योहारों के मौसम में आतंकी बड़े हमलों को अंजाम देना चाहते हैं। इसके लिए पीओके के लॉन्च पैड से आतंकी घुसपैठ की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आसिफ और तौसीफ नाम के 2 आतंकियों को घुसपैठ की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा पीओके के निकियाल सेक्टर और नीलम वैली में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें आतंकियों को नदी नालों को तैरकर पार करने का गुर सिखाया जा रहा है। पाकिस्तान सेना के कर्नल उस्मान को इसके लिए विशेष तौर पर नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी कि JNK में वो जितने ज़्यादा टेररिस्ट इस समय डाल सके, क्योंकि पासेस बंद हो जाएंगे, मूवमेंट डिफ़िकल्ट हो जाएगी और जिस तरीके से जो टेररिस्ट पाकिस्तान में वेट कर रहे हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएंगे अगर वो कहीं बाहर नहीं भेजे गए। साथ ही साथ इंडियन फेस्टिविटीज़ के टाइम पर ये होना अपने आप में जायज़ है, ये हम समझते हैं, स्ट्रैटेजिकली हमें पता है, इसको हम इवैल्यूएट कर चुके हैं। आतंक विरोधी ऑपरेशन में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों को रिकॉर्ड कामयाबी मिली है। आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। कश्मीर घाटी में इस साल अभी तक 79 युवा आतंकी संगठनों में शामिल हुए हैं, जबकि पिछले साल 166 युवा आतंक की राह पर चले गए थे। वहीं मार्च 2020 के बाद अभी तक LOC पर कोई भी सीज फायर का उल्लंघन दर्ज नहीं किया गया है, जबकि जनवरी 2020 में 336 और फरवरी में 256 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया। वहीं मार्च 2021 के बाद अभी तक LOC पर कोई भी सीज फायर का उल्लंघन दर्ज नहीं किया गया है, जबकि जनवरी 2020 में 336 और फरवरी में 256 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया था। जबकि इस साल LOC पर घुसपैठ की लगभग 8 कोशिशें हुई हैं, जिन्हें नाकाम करते हुए करीब 10 आतंकियों को मारा गया और जम्मू कश्मीर में साल 2021 के अगस्त के आखिर तक पत्थरबाजी में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। ये बात अलग है कि अभी भी जम्मू कश्मीर में 214 आतंकी सक्रिय हैं, लेकिन उनकी धरपकड़ जारी है। ऊपर से ऑपरेशन ऑल आउट की कामयाबी भी सेना का हौसला बढ़ा रही है। पाकिस्तान के बाद बात अफगानिस्तान की। वहां की तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में रह रहे लोगों के लाइफस्टाइल को लेकर अपने फरमान तो थोप ही रहा है, लेकिन अब तालिबान के मुलाजिमों ने अपने ही लड़ाकों के खिलाफ बेहद सख्त फरमान जारी कर दुनिया भर को चौंका दिया। यह फरमान है, कोई भी तालिबानी लड़ाका सेल्फी लेता न दिख जाए। एक और फरमान तालिबान ने आम शहरियों के लिए जारी किया है। इसके तहत अब कोई भी शहरी दाढ़ी और बाल नाई की दुकान पर जाकर नहीं कटवा सकता। ऐसी ही तस्वीरों को देखकर तालिबान का निजाम बेहद गुस्से में है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद ही सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई थी। ये तस्वीरें देखने में बेशक मामूली हो, लेकिन इन्हीं तस्वीरों को देखकर तालिबान के आला लीडर खुद को शर्मसार महसूस कर रहे हैं।
वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने अपने लड़ाकों को एक हिदायत दी है, जिसमें यह कहा गया है कि तालिबान के लड़ाके सार्वजनिक स्थल पर या टूरिस्ट प्लेस पर जाकर फोन से सेल्फी लेना बंद करें। तालिबान सरकार में रक्षा मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब ने एक ऑडियो मैसेज जारी करते हुए साफ कहा है कि तालिबान के लड़ाके टूरिस्ट प्लेस पर मौज मस्ती करने जैसी हरकतों को बंद करे, साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को सरेआम फांसी देने जैसी हरकतों को भी ना करें। दरअसल तालिबान सरगना अपने दहशतगर्दों की खासकर उन हरकतों पर नाराज हैं जो अपने आकाओं से मुलाकात के दौरान सेल्फी लेने में मशगूल दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरों की बहार है जिनमें भीड़ के बीच घिरे तालिबान के लड़ाके तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। मोहम्मद याकूब ने अपने ऑडियो फरमान में कहा है कि इस तरह की सेल्फी सोशल मीडिया पर शेयर होने से तालिबान के बड़े नेताओं की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि सेल्फी और ऐसी ऊट पटांग तस्वीरों से उनके ठिकानों का पता चल सकता है। काबुल पर काबिज होने के बाद तालिबान कई सारे फरमान जारी कर चुका है, जो कि वहां पे रहने वाले लोगों के लिए जी का जंजाल साबित हो रही है। तालिबान धीरे धीरे अपने रंग में आता नजर आ रहा है और उसने एक इस तरीके का तालिबानी फरमान जारी किया है जो कि लोगों के लिए मुश्किलों का सबब बन रहा है। इस फरमान में तालिबान ने अफगानिस्तान में बाल कटने वाली दुकानों को शेव न करने की फरमान जारी किया है और इस अजीबोगरीब फरमान से दुकानदारों के सामने एक अजीब सी मुसीबत खड़ी हो गई है। तालिबान ने दक्षिणी अफगानिस्तान के प्रांत में हजामत करने वाली दुकानों पर दाढ़ी बनाने या दाढ़ी कटवाने पर पाबंदी लगा दी है। बता दें कि तालिबान में ये फरमान हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्करगाह में जारी किया गया है। इस फरमान के सामने आने के बाद लोग बेहद मायूस हैं। 20 साल पहले जब तालिबान का शासन अफगानिस्तान पर था, तब भी लोगों को काफी दिक्कतों और कट्टर कानूनों का पालन करना पड़ता था। अब 15 अगस्त के बाद से अफगानिस्तान में लोगों का हाल कुछ ऐसा ही है। और अब बात करते हैं भारत के विकास की बढ़ती रफ्तार की। मुंबई की रफ्तार बढ़ाने के लिए कोस्टल रोड का काम युद्ध स्तर पर अंजाम दिया जा रहा है। बीएमसी के मुताबिक अब तक कोस्टल रोड का 40% काम पूरा हो चुका है, जिसमें 1 किलोमीटर सुरंग का काम भी शामिल है। इस परियोजना से जुड़ा मलाबार हिल पहाड़ी के नीचे सुरंग का काम भी लगभग पूरा हो चुका है और इस चरण को इस परियोजना का सबसे कठिन चरण माना जा रहा था। मुंबई के ट्रैफिक से निजात पाने के लिए एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जा रहा है जो न सिर्फ मुंबई करों को जैम की समस्या से छुटकारा दिलाएगा, बल्कि अक्सर जैम की वजह से थम जाने वाली मुंबई की रफ्तार भी बढ़ जाएगी। बीएमसी के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का 40% काम पूरा भी हो चुका है। 2023 का लक्ष्य रखा गया है इसके लिए और बाकायदा इसके लिए पूरी तैयारी की गई है और धीरे धीरे 40% हिस्सा इसका कंप्लीट कर दिया गया है। ये देखिए, यहाँ पर आपको कंक्रीट दिखाई पड़ रहे हैं जो कि रोड में इस्तेमाल होंगे, यानी जब यहाँ से सड़क बनाई जाएगी तो इस तरीके का कंक्रीट इस्तेमाल किया जाएगा। कोस्टल रोड के इस मेगा प्रोजेक्ट को 3 चरणों में पूरा किया जाना है। पहले फेज में मरीन लाइंस को वर्ली सीलिंग से जोड़ा जाएगा, दूसरे फेज में बांद्रा से वर्सोवा को जोड़ा जाएगा और तीसरे फेज में वर्सोवा से कांदिवली को जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इस कोस्टल रोड पर गाड़ियां 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई जा सकेंगी। पहाड़ और समंदर के नीचे से होकर गुजरने वाली कोस्टल रोड 8 लेन की है और ये 22 किलोमीटर से ज्यादा लंबा फ्रीवे है जो मुंबई के पश्चिमी समुद्र तट के साथ दक्षिण में मरीन लाइंस को उत्तर में कांदिवली से जोड़ता है। इस कोस्टल रोड से रोजाना 1,30,000 वाहनों के गुजरने का अनुमान लगाया जा रहा है। अहम बात ये भी है कि दक्षिणी मुंबई और पश्चिमी मुंबई के बीच जिस यात्रा को तय करने में 2 घंटे का वक्त लगता था, अब वो महज 40 मिनट का रह जाएगा। इसका पहला चरण, जो कि प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से बांद्रा वर्ली सीलिंग तक फैला है, उसके 2023 के बीच में पूरा होने की उम्मीद है। डिजाइन किया है और हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा गया है, जैसे कि वाइब्रेशन होता है तो टनल की वजह से कोई वाइब्रेशन ना हो और भी जितने भी सेफ्टी एस्पेक्ट्स हैं उनका पूरी तरह से ध्यान रखा गया है डिजाइन करते हुए। 12,700 करोड़ की लागत से बन रहे इस मेगा प्रोजेक्ट को MCGM द्वारा बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए 3 शिफ्ट में दिन रात काम को अंजाम दिया जा रहा है। इस कोस्टल टनल के ऊपर मुंबई का मशहूर प्रियदर्शनी पार्क मौजूद है। कोस्टल रोड का सुरंग
जहां पर मैं इस समय खड़ा हूं और मेरे ठीक ऊपर इस समय प्रियदर्शनी पार्क है, जहां पर आप सुबह वॉकिंग के लिए जाते हैं। उसके ठीक नीचे आप कुछ दिनों में गाड़ियां दौड़ते हुए देखेंगे और महसूस भी करेंगे। इतना ही नहीं, टनल के ऊपर मालाबार हिल्स का फेमस हैंगिंग गार्डन भी है, जहां लोग वॉक करने के साथ साथ परिवार के साथ वक्त बिताने भी आते हैं। मालाबार की पहाड़ी के नीचे भी सुरंग बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। बीएमसी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कोस्टल रोड, उसका टनल का हिस्सा, यानी यहाँ से टनल शुरुआत होती है और मैं इस समय 10 मीटर नीचे खड़ा हूँ और मेरे नीचे भी 10 मीटर है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि करीब 20 मीटर नीचे ये पूरी सुरंग बनाई जा रही है, जहाँ से गाड़ियाँ भर्राटे के साथ 100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से दौड़ेंगी। टनल के करीब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ठीक ऊपर मुंबई का बाबुलनाथ मंदिर और किला चंद गार्डन है। मैं इस समय जहां पर खड़ा हूं, ये किला चंद गार्डन का हिस्सा है, यानी बाबुलनाथ मंदिर के ठीक बगल में जो गार्डन बनाया गया है उस हिस्से के नीचे खड़ा हूं मैं। ये करीब 1 किलोमीटर के आसपास हम आ चुके हैं। इस प्रोजेक्ट की खास बात ये भी है कि इसे एक रिंग के जरिए मजबूती दी जा रही है। इस रिंग को बनाने में 8 सेगमेंट लगते हैं। हर सेगमेंट का वजन करीब 8 टन होता है। इससे बाहर होने वाली हलचलों का टनल पर कोई असर नहीं पड़ता। 10 मीटर हर दिन टनल खोदी जा रही है और इस समय बाबुलनाथ मंदिर के आसपास के हिस्से में हम हैं, जहां पर ये पूरी टनल फिलहाल बनाई जा रही है। और मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये व्हीकल्स आपको दिखाई पड़ रही है। इस तरीके की व्हीकल्स के जरिए सारा सामान अंदर भेजा जाता है और उसके साथ साथ ये जो रिंग के लिए सेगमेंट बनाए गए हैं वो सेगमेंट भी इस व्हीकल के जरिए भेजे जाते हैं, ताकि वहां पर सही समय पर वो रिंग पहुंच पाए। दावा किया जा रहा है कि मशीनों के जरिए रोजाना 10 से 12 मीटर सुरंग बनाई जा रही है। फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। सोशल मीडिया पर एक गुस्सैल भेड़